नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर का खास कार्यक्रम नेताजी हाजिर हैं और हमारे साथ आज एक ऐसे नेताजी हैं जो कि भाजपा के पूर्व सांसद हैं लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और इसके साथ एक और खासियत है कि जब राहुल गांधी साहब की जो दाढ़ी बड़ी थी उनको कंपटीशन देते हुए पूरे देश में कांग्रेसी किसी नेता ने इक्वल किया या बराबर किया, एक्सीड किया, वो टक्कर लेने वाले नेता हमारे साथ हैं। और इसके अलावा पदयात्रा का जो रिकॉर्ड है राहुल गांधी साहब का, वो पूरे देश में गए थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन हरियाणा का भी चक्कर उसमें लगाया था। तो हरियाणा में का पूरा चक्कर पैदल लगाने वाले, सद्भावना यात्रा करने वाले विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। परिचय मैंने ठीक दिया भाई साहब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। बिल्कुल, मतलब भाजपा के पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दाढ़ी में और पैदल चलने में राहुल गांधी साहब की बराबरी आपने की। नहीं, सारे तथ्य ठीक है, बाकी अपने नेता से बराबरी नहीं होती। उनकी जो यात्रा उन्होंने जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, मैं अपनी यात्रा को उसका एक नेचुरल एक्सटेंशन मानता हूँ, प्रदेश में ले जाने का। और उन्होंने हमारे वहाँ जिस दिन गुड़गांव में आए थे, वहाँ मंच से संबोधन में ये कहा भी था कि इस तरह की यात्राएं कांग्रेस के जो युवा नेता हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनको अपने प्रदेशों में भी ले जानी चाहिए। तो इस नाते हाँ, हमने एक पहली शुरुआत ज़रूर की है उनकी यात्रा को प्रदेश में ले जाने का जो काम था। एमपी आप रहे, उससे पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी आप रहे जी। और सर छोटूराम साहब की जो लेगेसी आपके परिवार में आती है, तीसरी चौथी पीढ़ी लगातार राजनीति में है, और अब का जो लर्निंग प्रोसेस है, क्या डिफरेंस है? क्योंकि इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मैंने आपकी यात्रा देखी और एक दो दिन मैं गया भी था, आपसे तो बात नहीं हो पाई, भीड़ ज़्यादा थी। तो आपके पिताजी साहब से उस दिन बात हुई थी उस पद यात्रा के दौरान। इन चारों चीज़ों के हिसाब से देखें तो एक्चुअल जनता को जानने का जो प्रोसेस था, इस सद्भावना यात्रा से क्या निकला विजेंद्र सिंह जी? नहीं, देखिए, हर चीज़ का आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटता है वो एक समय के हिसाब से होती है बात। ये जो सद्भाव यात्रा हमारी थी, ये जैसे मैंने कहा कि पहली चीज़ तो ये थी कि ये प्रेरणा तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से थी कि उसको आगे ले जाना चाहिए, लेकिन इसका समय जो था वो अपने आप में बहुत लोगों ने इसको कहा था कि राजनीति के हिसाब से आएंगे सर, उसमें कितना किलोमीटर पड़ी टोटल? वो टोटल करीब 2800 किलोमीटर के आसपास थे। 90 के 90 दिन लगे? दिन तो लगे हैं 231। फेज में किया आपने ना? 6 फेजेस थे और एक फेज में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, एक में 13 थी, एक में 90 की 90 गई। 90 के 90 कर लिया। 2 सहयोगी भी मेरे साथ हैं, प्रिया शर्मा है, सौम्य शर्मा है, इनके भी सवाल होंगे, फिर चर्चा करेंगे कि पुरानी यात्राओं से क्या निकला और अब क्या निकलेगा। बिल्कुल सर, सद्भावना यात्रा पूरे प्रदेश ने देखी, पूरे देश ने देखी, पर देखा जाए इस पर राजनीति भी खूब हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं हुई कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, आरोप लगते हुए नजर आए। जब कमान दे दी गई तब गुरुग्राम पहुंचे, शामिल हुए। उसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा के जो है गढ़ में जाकर यात्रा पहुंची भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब भी शामिल हुए। कई आरोप लगते हुए नजर आए यात्रा पर। वहां पे तो समापन हुआ। नहीं, देखिए, यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा है और हमारा उद्देश्य और संदेश भी जो लेके गए थे हम वही लेके गए थे। और उसके अलावा क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो सरकार की जो भी कमियां हैं या कारगुजारियां उनकी हैं, उनको लोगों के बीच में ले जाने का भी इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत अच्छा मौका था। क्योंकि किसी यात्रा में यदि आप कोई संदेश लेके जाते हो तो लंबे समय तक लोगों के साथ चलता है। तो मुख्य उद्देश्य या बिंदु तो यही था, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं एक समाज सेवी या एक संत की हैसियत से यात्रा निकाल रहा था। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हूँ, पार्टी का झंडा और उसकी विचारधारा लेकर लोगों के बीच में गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, उस पर राजनीतिक चर्चा भी होगी। राजनीतिक चर्चा में तो बीजेपी ने आपको बिल्कुल वहीं बांध दिया ना कि भाई सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, इनके तो घर में सद्भावना नहीं है, आपस में फूट पड़ रही है, कोई जा रहा है, कोई अनऑफिशियल बता रहा है। तो सद्भावना की जो फील थी जिसे आप लेके चले, राहुल गांधी साहब ने आपको उसमें आशीर्वाद दिया शामिल होके, लेकिन भाजपा को तो मौका मिल गया। क्यों सोनू? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इसको जिस हिसाब से देखना चाहे देखे। उन्होंने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी शुरू में पहले हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल खारिज किया हुआ था और एक झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने पेश किया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि ये यात्रा तो विवेकानंद मेमोरियल पे भी नहीं गई और वो सारी बातें हुई थी। वो तो धीरे धीरे जब
यात्रा उनकी आगे बढ़नी शुरू हुई कि वो जो तापमान था उस तरह का वो नीचे आना शुरू हुआ। हरियाणा मैं में कांग्रेस पे ले जा रहा हूँ, बीजेपी पे आ जाएंगे सर, थोड़ा कांग्रेस पे तो आ जाओ, मौका तो दिया आपके भाई बंधुओं ने। नहीं, वही बात है ना कि नजरिए की बात है। नजरिए के क्या हम बात करेंगे? मैंने पूछा कितने दिन में भी पूरे की, कांग्रेस कितने फेज में की, लेकिन मौका तो सर दिया ना कांग्रेस ने। देखो मैं एक निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, भाजपा क्या कह रही है वो छोड़ दीजिए, आपके विरोधी क्या कह रहे हैं वो, लेकिन विद इन एज ए पार्टी अगर आप कांग्रेस बात करोगे, या तो चुप लगाया जा सकता था, कहते हैं ना कि भाई अपने हरियाणा में चुप लगा दे, कुछ नहीं बोले, उसके बारे में कमेंट नहीं करें। मैं नाम बताऊं आपको, हिसार वाले सांसद का नाम है, सिरसा वाले विधायक का नाम है, जस्सी पेटवाड़ का नाम है, एक दो और आपके कांग्रेस के थे, वो भालू जो विधायक है उनका नाम है। वो तो खुल के इस यात्रा पे सवाल उठाने लगे। बीके हरिप्रसाद साहब से जब चंडीगढ़ में पूछा गया, पूरी हरियाणा की मीडिया मौजूद थी, उन्होंने शुरू में ही उसे खारिज कर दिया। देखिए, इस तरह के ज्यादा सुर जो निकले थे वो शुरू के 10-15 दिन में थे। उसके बाद जैसे जैसे यात्राएं बढ़ती चली गई ये सुर शांत हो गए थे। लेकिन इसमें देखिए, अंत में जैसे मैंने कहा, इसका राजनीतिक पहलू तो है। हर व्यक्ति, हर राजनेता उसको अपने हिसाब से देखता है कि इसका क्या असर होगा, नहीं होगा। लेकिन यदि उस हिसाब से बात करें तो मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता है आज के दिन, ना वो एमपी है ना वो एमएलए है, और वो यदि एक यात्रा लेकर निकलता है, वो अंग्रेजी में कहते हैं फेदर्स आर रफल्ड, तो फिर तो कुछ होगा हमारे अंदर। सर, इस यात्रा को लेकर मतलब कांग्रेस को भी नहीं लग रहा था, बीजेपी को भी नहीं लग रहा था, आपको कितना लग रहा था कि राहुल गांधी आएंगे? और जैसे आए, मतलब शुरुआत में कांग्रेस से भी नहीं मान रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, ये लग रहा था कि आप ही निकाल लेंगे और ये फ्लॉप साबित हो जाएगी। तो मतलब आप कितने आश्वस्त थे? दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इसका इंतजार कर रहे थे। मैं पहले दिन से आश्वस्त था कि वो आएंगे जी। इस यात्रा की शुरुआत, रादर इस यात्रा की घोषणा वो उनसे और खड़गे जी की इजाजत लेने के बाद मैंने की थी 20 अगस्त को। तो ये तो कह रहे थे हमसे नहीं ली, जो नीचे स्टेट कांग्रेस है। उस टाइम तो स्टेट कांग्रेस थी ही नहीं जी। वो मतलब वो लेम डक सिचुएशन थी कि अध्यक्ष बदले जाने थे, कोई सीएलपी था नहीं औपचारिक रूप से। और देखिए, दूसरी बात यह है, जब खड़गे जी और राहुल जी से परमिशन ले ली उसके बाद तो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। और दूसरा ये कि यात्रा पूरी होगी या नहीं होगी, इस पे आपकी बात ठीक है, बहुत लोगों को संशय था और इसीलिए अटकलबाजी थी कि राहुल गांधी जी आएंगे नहीं आएंगे, जबकि मैं पहले दिन से आश्वस्त था। लेकिन मेरे यात्री भी पूछते थे मेरे से कई बार कि शुरुआत की बात है पहले महीने की, कि जी राहुल जी आ जाएं तो जिन स्वरों की आप बात कर रहे हो ये बंद हो जाएंगे जी। मैंने कहा, राहुल जी आपको नेता बनाने क्यों आएंगे? पहले आप अपने आप को साबित तो कीजिए कि आप, पहली चीज़ ये बीड़ा जो उठाया है इसको करने में आप सक्षम हैं, और दूसरा पूरे प्रदेश में एक टीम के नाते आपके पास साथी हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी जी को पहली बार औपचारिक रूप से निमंत्रण देने तब गया था जब मेरे 62 विधानसभा हो चुके थे जी। मैं उस समय इंद्री या नीलोखेड़ी में कहीं था जब मुझे दिल्ली बुलाया गया, और तब मैंने पहली बार उनको आमंत्रित किया था, और उनका सीधा जवाब ये था कि मैं तुम्हारे आखिरी चरण में जरूर आऊंगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा भी राहुल गांधी यात्रा में शामिल भी हुए, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर सद्भावना यात्रा निकाली गई तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रोग्रेस के लिए ही निकाली गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देखा है, हमने नेशनल पार्टी रही है और इस तरीके से हरियाणा में देखा जाए अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो आपने सद्भावना यात्रा निकाली, उसके बावजूद देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो अपने ही नेता है वही विरोध में नजर आए, वही बयानबाजी करे, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, जो लड़ाई है वो अंदर खेमे में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, कांग्रेस उस तरह की पार्टी नहीं है जिस तरह की आप सोच रहे हैं। कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी नहीं है जहां पर सब कुछ पर्दे के पीछे अंदर खाते होता हो। सर, पर कांग्रेस एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी है, मूवमेंट से ही निकली थी और मूवमेंट के हिसाब से ही वो आगे चली है। तो इसके अंदर ज्यादा सख्ती या ज्यादा बंदिशें कभी नहीं लगी। जिस तरह के अनुशासन की आप बात कर रहे हैं उस तरह से कांग्रेस का काम नहीं होता, और वही बात है, बर्तन खड़कते हैं तो आवाज भी होती है। ये बर्तन सर राज्यों में ही खड़कते हैं कांग्रेस के, मतलब केंद्र में कभी नहीं खड़कते। नेतृत्व चेंज को लेकर केंद्र में, ये भी आपने देखा होगा, हर स्तर पे होती रहती है चीजें, हर चीजों पे होती रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये पार्टी में होना भी चाहिए, नहीं तो आप आत्ममंथन कैसे करेंगे या अपनी कमियों को
कैसे पाएंगे हैं या नहीं है, कोई तो बताने वाला होना भाजपा में चाहिए। आप रहे थे वहां तो मतलब थोड़ी सी फिर आपको घुटन होती होगी उस समय, वहां तो डंडे वाला हाँकने वाला सिस्टम है कि नहीं, डंडे वाला सिस्टम है, लेकिन मेरे ऊपर कम से कम वो लागू नहीं था कभी भी। क्या मैं- डिफरेंस था दोनों की कार्यशैली में? कार्यशैली में डिफरेंस ये था कि मैं किस तरह से इसको बताऊं, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपके साथ भी सबसे थी, बड़ा वही बता डिफरेंस तो ये था कि ज्यादातर चीजों पे आपकी रायशुमारी नहीं होती। जी, बीजेपी में बीजेपी में फैसला पहले लिया होता है, मीटिंग बुला के सिर्फ उसको एक औपचारिकता के नाते एक मोहर लगाने वाली बात होती है, और कहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं ये किसी को नहीं समझ में आता। ये तो शायद आप लोगों को भी नहीं पता लगता कि असली फैसले कहाँ लिए। टॉप 5 जो होता है वही नहीं, पता नहीं, मतलब क्योंकि आज तक पिछले 12 साल में जब भी कैबिनेट रीशफल हुई है, मेरे ख्याल से अब तो मीडिया ने उस पर अटकलबाजी खत्म करना हो ही गया। बंद कर दिया, हमारे क्योंकि sources खत्म हो गए, आप वो कहना खत्म चाह हो रहे गए। तो वो एक फ़र्क है। और अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो बहुत बड़ा आंदोलन एक था 2021-22 में जो हुआ, 20-21 में, उस 21-22 उस आंदोलन की अब सबसे बड़ी चीज़ ही ये थी कि उसमें जो किसान वर्ग से संबंधित जो पार्टी के एमपीज आए हुए थे, उनकी पार्टी ने कभी कोई भूमिका ही नहीं उसके अंदर डाली बातचीत करने के लिए या उनसे संवाद करने के लिए। डिड यू ट्राई टू अप्रोच एनीबॉडी? हाँ, हमने किया, हम तो इकट्ठे होके भी गए थे, 1-2 बार बात भी की थी, किस लेवल पे? हर लेवल पे। बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत हुई, लेकिन उसका हल कोई नहीं था, उसके आगे कुछ नहीं। बल्कि अंत में जब प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों बिल वापस लेने की घोषणा भी जब की गई, तो उसका किसी को नहीं पता था। उसका कोई ऐसा नहीं था कि कोई ग्राउंड वर्क हुआ हो जिसमें इस इलाके से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान का इलाका हो, किसी को कोई अंदेशा ही नहीं था। तो वो एक बड़ा फर्क है। आप भी चूक नहीं कर गए? अगर विजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, उचाना कला से हार ना मिलती और अगर करना ही था, बीजेपी छोड़नी, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आपने सोची होगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं रिपोर्टिंग करता था उस दौरान, आज भी छोटा मोटा मौका मिलता है। आपके पिताजी उस समय जब मंत्री पद छोड़ के, और बड़ा एक अच्छा उन्होंने वो दिया था कि भाई एक परिवार में एक है, मैं कर लेता हूँ। जब सारी चीज उनकी निकल रही थी, उनके स्वर आने नजर आ रहे थे हमें कि भाई कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाई है पूरे में। विजेंद्र सिंह अगर किसान आंदोलन के दौरान ही भाजपा को छोड़ देते तो आज का कद और उस समय का वो कड़वा लिया हुआ फैसला ज्यादा बड़ा होता आपके कद के हिसाब से? नहीं, राजनीति में ना और जिंदगी में भी कोई इफ एंड बट नहीं होती। फैसला तो वही है जिस समय ले लिया। उसकी अपील जो पीछे लिया होता, देखिए एक एमएलए ने अच्छा, इस्तीफा, मैं दूसरी तरीके एक से एमएलए ने पूछता हूं, आपने क्यों नहीं लिया फिर? एक एमएलए ने इस्तीफा दिया था। हाँ, अभय सिंह चौटाला ने बाय इलेक्शन में बिल्कुल नेक टू नेक। लाले पड़ गए थे। तो इन चीजों को सिर्फ उस क्षणिक सोच के हिसाब से यदि आप जिस चले, भूमि से आप आते हैं, हाँ। उसके तो लीडर बनते हैं किसान कमेरा वर्ग के। नहीं, आप उचाना सीट तो बच जाती सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है? नहीं, ये सीटें बचाने की और उस तरह की बात नहीं है। आप एक पार्टी के अंदर हैं तो उसका अनुशासन भी होता है। ये नहीं है कि आप पहला मौका मिलते ही आप पार्टी को छोड़ने की बात शुरू कर उस दें। समय मन में नहीं था आपके? दिक्कत तो बहुत हो गई थी। दिक्कत तो मुझे हो गई थी जो हमारा पहला सेशन था, जिसमें 370 और 35A जब निरस्त किए गए थे, उसमें जो भाषण हुए थे सत्ता पक्ष की ओर से, मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। जैसे कि मतलब जो भाषणबाजी जो हुई थी उसमें जिस प्रकार से वो जो सारा जिंदगी में पढ़ा लिखा था हमारा, वो तो हर चीज के ऊपर ही सवाल या निशान लग गया था। भी करते कश्मीर से अब तो बहू भी ले आएंगे, शादी भी हो जाएंगे, आपने सुना होगा। नहीं, बहुत चीजें उसमें, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन मुझे अभी भी याद है, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने उस भाषण के एक हफ्ते बाद अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये जो बार बार संसद के पटल से अक्साई चिन्ह का जिक्र किया गया है, आप देखना चाइना वाले आएंगे। और 6 महीने में चाइना की दस्तक लद्दाख में हो गई थी। तो कई बार तो उस समय से वो, खैर वो तो एक शुरुआती दौर था, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही कोविड, और कोविड के दौरान ही ये किसान आंदोलन, और उसके किसान आंदोलन ख़त्म होते ही वो महिला पहलवानों वाला सारा किस्सा, और वो अग्निवीर तो बिल्कुल किसान आंदोलन ख़त्म होते ही आ गया था। सीक्वेंस था हाँ, तो पूरा सीक्वेंस था, और इस सीक्वेंस में सारी चीज़ें जो थी उनके केंद्र में हरियाणा था। और आप अनकंफर्टेबल होते जा रहे थे लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सर ये पहले से पता लग गया था कि आपकी टिकट कट सकती है, या मतलब आप पहले से ही नहीं, मुझे तो पहले से पता लग गया था कि मेरे को टिकट मिल रही है।
अच्छा, पहले लग रहा था आपको मिल रही। लेकिन मैं तब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी से मेरी चर्चा उनसे 2023 के जून जुलाई में शुरू हो चुकी थी। तो वो तो खैर समय लगा ज्वाइनिंग में, लेकिन टिकट के बारे में कोई कभी सीधा पूछ लूं? हाँ जी। दूसरा ऑफर लेटर तैयार करवा रहे थे आप मतलब। सीधा पूछ लेता हूँ, टिकट ठीक है कंफर्म थी बीजेपी की, वो आपने ली नहीं, कांग्रेस की आपको मिली नहीं, जब मिली तो आप जीते नहीं, उसमें बागी आ गए। विजेंद्र सिंह को किसी चीज़ का अफसोस है? ना, मैं अगर आज एमएलए होता तो आपके साथ स्टूडियो में ना बैठा होता। टाइम नहीं देते फिर? नहीं, हैसियत नहीं होती फिर। सादा एमएलए क्या है? नहीं, ये तो 7 महीने की यात्रा निकली है, तो आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। और मैं तो अपने मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को खुला छोड़ दिया। नहीं तो हो सकता है मैं, देखिए एक सुख मानने की बात भी होती है। मैं नौकरी से निकला था, निकलते ही मैं एमपी बन गया था, और एमपी से निकलते ही अगर मैं एमएलए बन जाता तो आदमी को फिर जिंदगी बहुत आसान लगनी शुरू हो जाती है। आपने कहा भी ये था लर्निंग प्रोसेस है कि ऐसा भी होता है, कुछ पक्का लिखवाना भी होता है। ये ऑफर लेटर लेना भूल गया था जो सोनू कह रहा है, ऑफर लेटर नहीं लिया था आपने कांग्रेस से, वो पुख्ता टिकट नहीं कराई थी। मैं सौदेबाजी ना तब करता था, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी उस तरह से सौदेबाजी मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो सर हिसार में अब ज्यादा विकास हो रहा है या आपके टाइम पे ज्यादा विकास हुआ था? विकास की तो गाड़ी हरियाणा में रुके कई साल हो चुके हैं अब। आपके टाइम पे भी मतलब नहीं? वो नॉर्मल चीजें जो प्रोजेक्ट्स की हैं वो चलती रहती हैं। सत्ताधारी पार्टी उसको मेरे को तब भी कहा जाता था कि आप क्लेम क्यों नहीं करती, क्लेम क्यों नहीं करते। मैंने कहा आप एयरपोर्ट बन रहा है, 10 साल से बन रहा है, अगले 10 साल तक बनता रहेगा, क्या क्लेम करोगे उसमें? 4 बार उसके उद्घाटन हो चुके हैं। उसमें कोई नई बिल्डिंग होती है तो उद्घाटन करा देते हैं, उसमें कोई नकली फ्लाइट चलाते हैं तो उसका उद्घाटन करा देते हैं। अब क्या स्टेटस है उसका? कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलनी शुरू हुई हैं पिछले कुछ महीने से। टिकट की बात हो रही है तो आपके आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हिसार से? नहीं, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो अगले 3 साल तो बता दो, अगले दिल्ली आना पसंद करोगे या फिर हरियाणा में से बाय हरियाणा होते हुए चंडीगढ़ जाना पसंद करोगे? देखिए, मेरी बाय टेम्परामेंट तो मैं दिल्ली टाइप का आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन इस यात्रा के बाद मैं प्रदेश की राजनीति करने में ज्यादा दिलचस्पी मेरी रहेगी। क्या समझ में आया हरियाणा के बारे में? वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ अजूबा मैंने देखा हो, लेकिन लोगों के साथ एक 90 तो नहीं हांडी होंगी सर? नहीं, कभी भी नहीं। उस 90 का तो एक 10वां हिस्सा भी नहीं गया था मैं। सिर्फ नौकरी के तहत जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई थी उन इलाकों में गए थे, अदरवाइज ऐसा कोई घूमना फिरना तो नहीं था। लेकिन ये है कि आपका लोगों से जो सीधा संपर्क होता है वो यात्रा के माध्यम से जो है वो और शायद किसी माध्यम से संभव नहीं है। और दूसरा, एक समय के बाद लोग आपकी तरफ देखना शुरू करते हैं। मैं खुद कहता हूं, शुरू के 2-3 महीने जो थे, लोगों की आंखों में वो चीज नजर नहीं आती थी जो मुझे आखिरी के 3 महीने में नजर आनी शुरू हुई। और ऐसे ऐसे इलाकों में जहां मैं कभी गया नहीं, कभी रहा नहीं, मतलब ये आपका पूरा कैथल से लेके असंध तक हम गए, उसके बाद टोहाना से और पूरा सिरसा लोकसभा, वहाँ जब हम पहुंचे हैं तब तक शायद लोग मुझे मेरी वजह से पहचानना शुरू कर चुके थे। तो आपको लोगों की आंखों में और उनके व्यवहार में वो चीज नजर आनी शुरू हो जाती है। कौन सा हिस्सा फर्टाइल नजर आता है कांग्रेस के लिहाज से कि जो कांग्रेस को अगला मौका आएगा कभी चुनाव को हाथों हाथ लेगा? नहीं, आपका नजर है ना, एक राजनीतिक के तौर पे भी, एक सीनियर अधिकारी के तौर पे रीडिंग तो सर आपकी भी होगी ना, हमारी थोड़ी रीडिंग है। देखिए, इस फर्टाइल कौन सा लगता है कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, इसको मैं इस तरह से पेश करूंगा कि जीटी रोड को पिछले कुछ समय से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। मेरा तजुर्बा इस यात्रा के दौरान ये है कि इस पूरी बेल्ट में, और ये फरीदाबाद का इलाका जहाँ इतनी बड़ी बड़ी जीत हुई है लोकसभा में बीजेपी की, और असेंबली में भी बहुत उनको सीट मिली है, इस पूरे इलाके में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बशर्ते अपना घर ठीक कर लें। गढ़ तो आप तोड़ ही देते हैं सर, बीजेपी का। हमारी रोहतक में कह रहे हैं, रोहतक में भी कह रहे थे आप हुड्डा का नहीं, गढ़ तो मेरा है। नहीं, गढ़ किसी के नहीं होते राजनीति में। ये पूरा इलाका किसी जमाने में शायद देवीलाल के लिए उनके साथ रहता था, एकदम से गायब हो गया। तो गढ़ नहीं होते, और खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में नेताओं के गढ़ नहीं हुआ करते। ठीक है, आप जिस इलाके में काम करते हैं, जहाँ से आप चुन के आते हैं, तो वहां पे आपका प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे पहले उच्चारण में लेकिन आधार आपका पार्टी है। जी, मेन आधार पार्टी है, पार्टी के नाम की वोट होती है, उसके ऊपर कैंडिडेट की जो एक क्रेडिबिलिटी है या जो उसकी एक लोगों में सोच है, उसका एक एडिशनल एडवांटेज है। उचाना क्यों हारे, किस वजह से हारे, और अभी जो केस चल रहा है उसकी क्या प्रोसीडिंग?
हमारा केस तो अभी तो खैर समर वेकेशन है तो 1 जुलाई पे लगा हुआ है। प्ली क्या है आपके, अब मांग क्या रहे हैं? नहीं, हम तो मांग तो सिर्फ एक चीज़ रहे हैं, 215 बैलेट पेपर्स हैं, वो 215 बैलेट पेपर जो रिजेक्ट हुए हैं, हम उसकी रीवेरिफिकेशन मांग रहे हैं, रिकाउंटिंग नहीं, रीवेरिफिकेशन। मार्जिन कितना मैं मिस कर रहा हूँ? मार्जिन 32 का था, 32 वोट। 32 का था। हमारा एक बिंदु का पिटिशन है कि इलेक्शन का कानून ये कहता है कि जहां पे भी हार जीत का अंतर इनवैलिड बैलेट पेपर से कम है, वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ही इज बाउंड टू डू अ रीवेरिफिकेशन ऑफ द इनवैलिड बैलेट पेपर्स। वो रीवेरिफिकेशन नहीं हुई, ये हमारा मत है। 32 का तो सर आप अगर वो हो जाएगा तो आपको लग रहा है मतलब उसमें ही कुछ गड़बड़ है, आपको लग रहा है? आपका खुद का नजरिया वो तो है? बाद की बातें हैं, लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला करता है उस पर। उचाना में अब क्या देखते हैं आप? जैसे प्रेमलता जी रही थी, उनके बाद दुष्यंत चौटाला है, अब जो नए विधायक हैं वहाँ बीजेपी के, तो मतलब उचाना वो विकास कर रहा आपकी नज़र से? तो उचाना में तो जो मेरी माता जी जब 5 साल एमएलए थी जी, आप उचाना में अगर जाएंगे मुख्य इलाकों में, आपको वहाँ जो भी नई चीज़ बनी हुई दिखेगी वो उन 5 साल की दिखेगी। दुष्यंत जी के 5 साल तो आए गए, वो उप मुख्यमंत्री थे सर। हाँ वही ना, उप मुख्यमंत्री थे, तो वो तो फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे हरियाणा को, क्योंकि बिना कुछ किए इतना बड़ा उनको मैंडेट दिया था लोगों को। उनमें शायद देवीलाल नज़र आए थे, 10 सीटें उनको दी थी, तो वो तो उसी बहाव में चले गए वो तो। और देखिए उचाना जो है वो लीडरशिप की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, तो अब वाले हैं वो ठीक है, जैसे और 90 एमएलए हैं वैसा एक वो भी है। पूरा शोर मचाते हैं, मैंने ये कर दिया उचाना में, पहली बार भाजपा आ रही है, और अब बेदी साहब हैं, वो मंत्री हैं, पूरे जींद के बने हुए हैं और सब जगह काम करवाते हैं, और ठोक के नरवाना में जन नशा हो रहा है, जींद में हो रहा है, उचाना में, वो बिल्कुल कंट्रोल में ले रखा है उन्होंने, बेदी साहब ने पूरा इलाका। आदमी को ये गलतफहमी रहनी चाहिए कि सब कंट्रोल में है। मगर झुग्गी की झुग्गियां टूटी है, नशे का व्यापार हिसार से जो होता था वहाँ सब तोड़वा दिया धड़ाधड़। नशे का व्यापार तो जो हरियाणा में आज के दिन जो हालत है, कल तक हम पंजाब में सोचते थे, हरियाणा आज के दिन पंजाब का मुकाबला कर रहा है। मैं आपको अपनी यात्रा से एक उदाहरण देता हूँ। मैं रादौर हल्के में था जी, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने इंटरव्यूज़ में। रादौर हल्के में जब मैं चल रहा था तो मेरे साथ जो हमारा लोकल कांग्रेस का नेता था, उसने मेरे को कहा कि आपको पता है सर, अगले चौराहे के बाद सारा बाजार जो है वो चिट्टे का है, तो उधर वो भी होती है ये नहर वाली माइनिंग वगैरह। मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सस्वाइट सीमेंट वगैरह की बात कर रहा है, मैंने उसका जिक्र कर रहे हो, कहता नहीं जी चिट्टा वो नशे वाला। मैंने खुले में, कहता जी इसको राजधानी बोलते हैं हरियाणा की, अच्छा, और बच्चे को पता है। और सरकार का आज तक हमने तो वहाँ कोई एक्शन देखा नहीं, जो हुआ जबकि मुख्यमंत्री का हल्का उसके साथ वाला है लाडवा में। सो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं, लेकिन जुमलेबाजी या ड्रामेबाजी बहुत की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं सरकार के द्वारा, रैलीज निकाली जाती हैं सरकार और प्रशासन के द्वारा नशाबंदी पे और इन चीज़ों पे, जबकि असली चीज़ ये है कि आपकी आंखों के सामने एक चीज़ हो रही है, आप उसको जाके बंद कीजिए। एक सीएम आपके साथ रहे थे, आप उनके मतलब पार्टी में सम थे जी। मनोहर लाल साहब की बात करें जी। अब नायब सिंह सैनी साहब की बात करें, उससे पहले हुड्डा साहब की, और हुड्डा साहब से पहले अगर बात करें चौटाला साहब की, भजन लाल तक भी ले लेते हैं, बंसी लाल तक भी ले लेते हैं। इन मुख्यमंत्रियों में आपको सबसे ठीक कौन लगा? मेरे को देखिए, हर मुख्यमंत्री का ना, और सिर्फ आप इसको यहाँ तक क्यों, आप पीछे भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हर मुख्यमंत्री का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उनकी अलग समय पे अलग कंट्रीब्यूशन हुई होती है। बंसीलाल जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे वो हालात ही अलग थे, सड़क नया प्रदेश बना था, सब कुछ नया बनना था। सो उस समय आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो प्रदेश को विकास की पटरी पर चढ़ा सके, उसमें बखूबी उन्होंने वो काम निभाया। उसके बाद भजनलाल जी का एक अपना ही तरीका था, जबकि वो एक बहुत छोटी कम्युनिटी से आते थे उस नाते, यदि हम बात करें, लेकिन बहुत इफेक्टिवली उन्होंने पूरी राजनीति को मैनेज किया और इतना लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा, पूरी ज़िंदगी कभी चुनाव नहीं आ रहे, और 3 जगह से सांसद बने। हरियाणा में मेरे ख्याल से और कोई नहीं है जो फरीदाबाद, करनाल और हिसार, 3 जगह। अरविंद शर्मा जी चलिए, तो सबका अपना रहा एक इफेक्टिवनेस के नाते, क्योंकि मैंने उनके इलाके में काम किया, तो मैंने चौटाला साहब को बहुत करीब से देखा
तो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं कि प्रशासन पे पकड़ क्या होती है, तो वो मैंने उनके टाइम में देखी। अधिकारी के तौर पे देखी सर आपने? अधिकारी के तौर पर बिल्कुल, क्योंकि मैं सिरसा में 2 साल एडीसी रहा हूँ, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो जब आप किसी को करीब से देखते हैं तो उसको ज़्यादा समझ पाते हैं। तो बाकी नायब साहब से मेरी उम्मीद ये है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ ज़्यादा करना चाहिए, उनको वो अवेलेबल है जनता के लिए, दरबार खुले हुए हैं, कोई खाट लगा रखी है, लस्सी नहीं है, खाट लगा रखी, लस्सी पियो, खाट लस्सी तो खैर कभी पर्ची पकड़ाओ, पूछो भाई क्या काम है। वो तो गांव में आपको साधारण एक किसान भी खाट पे बैठा के आपका अच्छा मान सम्मान कर देगा, रस्सी पिला देगा, लेकिन उसके आगे उनको बढ़ना चाहिए। इस समय जो प्रदेश के हालात हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है उनको सारी चीज़ों का पता है। मनोहर लाल साहब को चूक गया आप? हाँ, नहीं, मनोहर लाल जी के टाइम में तो असल में मैं बिना पर्ची बिना खर्ची का तो योगदान उनको जाता है। तो करप्शन में उस तरह से नौकरी को ट्रांसपेरेंट तरीके से करना, आप लोग पे आरोप लगता है हुड्डा साहब के समय में पर्ची ज्यादा चलती थी। HKRN क्या था? HKRN तो इनका HKRN एक वो तरीका था जहां पे आप रिजर्वेशन को भी बाईपास कर जाएं और वो खर्ची पर्ची की प्रक्रिया बीच में आए ही ना, और अपने लोगों को उसमें घुसा दें सबको। और वो किया, धड़ल्ले से किया। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई नेता MLA MP यदि कोई रिकमेंडेशन करे तो जवाब होता है जी प्रोसीजर तो ये है, और कराने वाले सब कुछ करा लेते थे दफ्तरों से। दिग्विजय चौटाला का तो वीडियो वायरल हो रहा है, HKRN में भाई भेज रहा हूँ, जरा देखिए, कल परसों का हो रहा है। वो तो पता नहीं कब का है, अब का है तो उसका कोई मायने ही नहीं है, पुराना है तो वो जो बात तो कर सर रहा हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को काम ही नहीं करी नायब पे जिस तरह, लेकिन कांग्रेस भी सर एक विपक्ष के नाते लगता नहीं है कि सड़कों पे नजर नहीं आ रही जिस तरह से मुद्दे हैं प्रदेश के, विपक्ष भी कहीं ना कहीं गायब तो नहीं लग रहा सर विपक्ष को भी? आपने तो यात्रा निकाली है, ठीक है। देखिए 3 चुनाव जब आप लगातार हार जाएं और सरकार में ना आए तो स्वाभाविक सी चीज है कि उदासीनता भी आएगी, मायूसी भी आएगी, आपका वर्कर जो है वो हताश भी होगा। इवन विधायक भी चले गए सर। बिल्कुल, और वो चीजें कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी रूप में उभरती हैं। हमने अपनी तरफ से एक प्रयास किया, बिल्कुल, और अब आप पिछले कुछ समय से देखें 2-3 महीने से तो कांग्रेस आपको सड़क पे भी दिख रही है और एक्टिव भी नजर आ रही है। जिलाध्यक्ष अब बने हैं सर आपके? हाँ, जिलाध्यक्ष, वही कह रहा हूँ ना, संगठन बनना शुरू हुआ तो आपको पार्टी भी अब दिखनी शुरू हो गई है। नहीं तो पार्टी के नाम पे वही था कि मैं विनोद जी को फोन कर दूं, भाई इस फलानी चीज पर धरना प्रदर्शन करना, जरा 50 आदमी लेके पहुंच जाओ, लेकिन वो एक पार्टी का जो संगठन के नाते होता है वो नहीं था। हुड्डा साहब से कैसे रिश्ते हैं? वो मेरे चाचा जी हैं, बातचीत रामा श्यामा जैसी होती है घरों में। कजन ब्रदर दीपेंद्र हाउ इज डूइंग? सबसे मेरे ख्याल से वरिष्ठतम सांसद हैं हरियाणा से, तो वो 5वीं बार के सांसद हैं। बातचीत नहीं होती? 4 आए नहीं आप बुलाते चाचा हैं। मेरी और पर्सनल एफर्ट आपने मारा होता, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मारा होता, फिर भी ना आते। मेरे और दीपेंद्र में कोई 7-8 साल का अंतर है, तो हम कजन जरूर हैं, लेकिन हमारा क्योंकि एज डिफरेंस इतना रहा है कि कभी कोई ऐसी दोस्ती वाली बात तो कभी हुई नहीं। तो लेकिन जब हम सांसद थे तो हमारा अच्छा तो सर आपके इतना बोलचाल था, कोई ऐसी बात। रणदीप सुरजेवाला? बिल्कुल, मेरी पूरी उनसे बातचीत है। सलाह लेते हो? हाँ बिल्कुल लेते हैं, मैं तो सबसे सलाह ही ले सकता हूँ। कुमारी शैलजा? नहीं, मैं अपने वरिष्ठों का नाम ले रहा हूँ, पहले तो मैं समकक्ष की। बिल्कुल बिल्कुल। दिग्विजय दुष्यंत को कोई मुकाबले में मानते हो आप? आपके उनकी अलग पार्टी है, वो बात यंग लीडरशिप की बात हो रही है ना। देखिए फिलहाल तो वो किसी गिनती में है नहीं। उनको लोगों ने इतना बड़ा मौका दिया था जो आदमी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, और उन्होंने उसको खो दिया। रिवाइवल के चांसेस नहीं दिखते आपको? जिस तरह का धोखा लोगों के साथ हुआ है, रिवाइवल अभी उनका नहीं है। सिर्फ एक कारण मैं बता दूं, उनकी अपनी कारगुजारी तो छोड़िए, हरियाणा छोटा प्रदेश है और हरियाणा में पहली बार ये स्थिति पैदा हुई है कि 2 राष्ट्रीय दल सीधे आमने सामने हैं, कांग्रेस तो फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी। तो फिलहाल तीसरे क्षेत्रीय दल की कोई अभी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए, मुझे उसकी संभावना नजर नहीं आती। बड़े राजनीतिक, 1-2 सवाल खत्म। बड़े राजनीतिक घरानों में आगे कौन सरवाइव करेगा? आप भी सर छोटू राम की लेगेसी के साथ हैं, बाद में ठीक है आपकी मेहनत है भाई। भजनलाल परिवार की अगर बात की जाए, बिश्नोई साहब नाराज होते रहते हैं, ना अभी कोई सांसद ना कोई वो अभी कुछ नहीं, बिल्कुल हाशिए पे हैं।
यहाँ अगर बंसीलाल परिवार की देखें तो यहाँ किरण जी अभी राज्यसभा सांसद खत्म करके उनकी बेटी मंत्री है। राव इंद्रजीत साहब का परिवार भी एक लेगेसी के साथ आता है, उनकी बेटी भी है और वो खुद भी मंत्री हैं। ये 3-4 परिवार हो गए और चौटाला परिवार में तो 2 डाइवर्सिफिकेशन भी है, जेजेपी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी। तो इंडियन नेशनल लोकदल के तो दो विधायक भी है और वो भी देवीलाल की वंशावली से आती हैं। इन 4-5 को अगर देखें तो फिर सर्वाइवल फिटेस्ट विल सर्वाइव ना, एक जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी। सर्वाइवल राजनीति में परिवारों के नहीं होते, सर्वाइवल राजनीति में उन लोगों के होंगे जिनको लोग पसंद करेंगे। ठीक है, आप किसी अच्छे पुराने राजनीतिक परिवार से हैं तो आपको एक शुरुआती एडवांटेज मिलता है, एंट्री मिलती है, शुरुआती एडवांटेज मिलता है। उसके बाद तो आपने अपने आप को साबित करना है, नहीं कर पाएंगे तो हाशिए पे चले जाएंगे। बताओ ना सर, इनमें से कौन लग रहा है आपको मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं, वो आपकी मेहनत की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। वो आकलन तो आप लोगों का काम है करना। आपके नजरिए से पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी बिश्नोई साहब का बहुत बुरा हाल है। नहीं देखिए, नहीं अब जो किसी को सिंगल आउट करके बात करने का कोई फायदा नहीं है। परिवार में जेजेपी का बहुत बुरा हाल है, सिंगल आउट के सब पे कमेंट करवा लो हमसे। तो नहीं, बुरा हाल अपनी करनी से हुआ है। तो जो चीज जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो दिख रहा है सबको। वो आपके बराबर किसी ने मेहनत भी नहीं करी, 2800 किलोमीटर बता रहे थे ना। पर अभी तो 3 साल और पड़े हैं, मेहनत तो निरंतर चलनी चाहिए। यानी कि आने वाले समय में और भी यात्राएं करेंगे आप? तो यात्रा का रूप क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, राजनीतिक सक्रियता जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी, खासतौर पर विपक्ष के नेता के लिए। विपक्ष के जो नेता हैं उनकी सक्रियता जो है वो ना सिर्फ होनी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। विजेंद्र सिंह वो ट्रिक से कैसे बचेंगे कि कोई और आपकी टिकट पे वो कैची पैची ना चला जाए? यार देखो, मैं अपना मूल स्वभाव तो बदलने वाला हूँ नहीं। फिर मैं झूठ की राजनीति कर नहीं सकता, मैं छल कपट की कर नहीं सकता। मेरे को मेरे एक बड़े करीबी साथी ने बल्कि एक बार ये कहा, एक बार नहीं 2-3 बार, रात को फ़ोन करके जब थोड़ा खुश होता है तब फ़ोन कर देता है फिर वो कि जी एक काम कर लो, थोड़ी झूठ बोलनी शुरू कर लो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं, भले ही उनकी वजह से मुझे नुकसान हुआ हो, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। वो मैं बदल गया तो मैं नहीं रहूँगा, और मैं नहीं रहा तो जो मुझे लोगों ने इस यात्रा के दौरान अपनापन दिया है वो नहीं मिलेगा। सर, अगर एक वापसी का मौका मिले तो बीजेपी में जाना पसंद करेंगे या फिर जो आपके अफसर वाली जो लाइफ थी? देखिए, बीजेपी से मैं किसी नाराजगी की वजह से बाहर नहीं निकला था जी। बीजेपी में मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वहां गया। लेकिन वहां मेरा, आपने अगर अगले 20-25 साल किसी क्षेत्र में रहना है, किसी कोई प्रोफेशन या आपने कोई वोकेशन अगर चूज की है, तो उसमें आप जब रोज सुबह अपना मुंह धोएं तो आप अपनी आंखों में देखने लायक तो होने चाहिए। तो उस नाते मैं बीजेपी से निकला था। बीजेपी, ये नहीं है कि बीजेपी ने मेरा कुछ बिगाड़ा हो, कभी भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो मुझको 6 संसदीय समितियों पर रखा था। शायद मैं इकलौता सांसद था बीजेपी का जो 6 संसदीय समितियों पर। बीजेपी से ज्यादा निशाने पे तो आप जयप्रकाश जेपी के रहते हैं, बीजेपी तो कुछ कहती नहीं। बल्कि नहीं, वो तो उसके कारण आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ। ना हिसार तो छोटी चीज़ है जी। मैं वो चाहना हिसार के संदर्भ में अपने आप को नहीं देखता। गोकुल सेठिया साहब को क्यों नाराजगी है आपसे? वो तो उसका जवाब वही देंगे। मेरी तो उनसे बात ही जिंदगी में एक बार हुई है। और बड़ा तीखा रहा उनका तो, भाई ऐसे घूम रहे वैसे घूम रहे हैं। और बालू से शुरू हुआ, जो विधायक है उन्होंने शुरू किया। आप इन सब की ना भाषा देखिए, मैं कह रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि एक पन्ना पकड़ा रखा है सबको, वो पढ़ दिया सबने। लेकिन जैसे मैंने कहा, शुरू के 15 दिन की बात थी, उसके बाद नहीं। अब सब ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है सर अब आपका? प्लान तो अब यात्रा ये कभी खत्म हुई है, अब आगे अपनी राजनीतिक सक्रियता जो है, जो इतना है कि ये पूरे प्रदेश में जो नए साथी जुड़े हैं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता लोग जो हमारे इस अभियान में आए हैं, उन सबको और मजबूती के साथ तो ये भी तो विजेंद्र सिंह होली होंगे हरियाणा लेवल के नेता, आपने भी बुलाया जाएगा जैसे 4-5 के नहीं सवाल सुन लो, इसमें पूरे हरियाणा लेवल के नेता होली है भाई। अब तो भाई कोई भी रैली करनी है, किसी छोटे भाई ने, कोई नया उभर रहा है कोई नेता कांग्रेस का, विजेंद्र भाई ने बुला लो। अब तो बन गया होगा स्ट्रेचर। नेता बने या नहीं बने वो तो लोग बताएंगे। आपको बुला रहे हैं ऐसे? हाँ, बुला लेते हैं।
आप जाओगे? ये थोड़ा आप आभास, सवाल बड़ा अच्छा है, आप समझ नहीं रहे थोड़ा- सवाल को, सवाल का मायने है नहीं, मैं इसके। बिल्कुल समझ गया आपका भाई, सवाल। किसी की स्टेज सजानी हो, उसमें केंद्र से कोई ना हो, हरियाणा का कोई बड़ा चेहरा बुलाना हो, तो भाई जैसे गुड़गांव में किसी ने करनी है, किसी ने नारनौल में करनी है, किसी ने रतिया में करनी है, डब्बाली में, नो भाई कोई नहीं, भाई विजेंद्र ने बुला लो। नहीं, मैं हरियाणा कहूंगा तो आप कोई संदर्भ और ढूंढ लोगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक आंध्र प्रदेश का लड़का है, वो 4-5 दिन पहले मेरे संपर्क में आया कि जी मैं एक यात्रा निकालना चाहता हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैंने कहा राहुल गांधी जी वाली? कहता हाँ जी, मेरी यात्रा का नाम भी राहुल गांधी के ऊपर ही है। कहता जी मैं इसका जो पोस्टर वो जो उसने बनाया है रूट वगैरह, उसका अनावरण आपसे कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, आदमी की एक इस नाते एक पहचान तो बनी है कि एक आंध्रा का व्यक्ति भी आपके पास आके वो चीज़ करवाने लग रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही किया जा रहे हो होगा। आप आंध्रा? नहीं, वो तो कराया उसने, यहाँ के कराया बेचारे ने। अच्छा, यहाँ के। वो कोई बहुत प्रोमिनेंट लीडर नहीं वो है, हरियाणा एक वाला क्या साधारण बचा गया? कार्यकर्ता है वो। हरियाणा वाला क्या बचा गया? ऐसा तो नहीं रोहतक से ज्यादा डिमांड आ रही हो आजकल? नहीं, देखिए अब हमारे संपर्क में लोग हर जगह से आए हैं। अब ये दूसरा चरण अब शुरू होना। अब अफसर वाली खेल रहे हो आप, नेता वाली नहीं खेल रहे। बिल्कुल नेता वाली बता रहा हूँ। मैंने कहा कि लोगों से जो संपर्क बना है वो अब आगे बढ़ाना है, और बढ़ाने से मेरा मतलब सिर्फ वो लोग यात्रा के दौरान जो साथ आए हैं सिर्फ वो नहीं। भाई जैसे उनको बुलाते हैं, रणदीप सुरजेवाला साहब जी। को, हुड्डा साहब को बुलाते हैं, दीपेंद्र को बुलाते हैं, शैलजा मैडम को बुलाते हैं, ऐसे जो 5-7 बड़े नेता, राव आपके नरेंद्र साहब जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उदयभान साहब कह लो पुराने हैं, ऐसे 10-12 लीडर्स की कमी नहीं है। एक बात और कह रहा हूँ मैं कैमरे पे, आज की डेट में भी अगर देख लिया जाए ना, आधे से ज्यादा कांग्रेस तो खाली होली। किरण जालिया आपकी, बिश्नोई परिवार जालिया, धर्मवीर भी कभी हुआ करते थे, राव इंद्रजीत भी जाया करते थे, और स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हरियाणा में एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस की लीडर्स की अगर बात करोगे ना, तो आज भी 12 के करीब पा जाते हैं जिनमें भीड़ इकट्ठी करने की, और जिनका एक स्टेचर और एक कद है, उसमें आपका नाम भी जुड़ गया। मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ। कांग्रेस हरियाणा में हमेशा एक बहुत सशक्त राजनीतिक पार्टी रही और मजबूत नेता रहे, तो उस नाते चाहे आप 10 गिन लो या 20 गिन लो या ज़्यादा गिन लो, वो नेता अभी भी हैं और उनकी अपनी क्षमता भी है। उस फेरिस्त में यदि आप नीचे भी कहीं जुड़ जाओ तो उपलब्धि है। मान लिए जुड़ गए नहीं, वो तो अभी रिस्पॉन्स से बता पूछ रहे हो ना, नहीं, अब वही बुला मैं कह रहे रहा हूं ना लोग। कि अभी हमने इतनी बड़ी यात्रा कर दी और हर जगह देखिए हमारी यात्रा क्या थी, 90 हलकों की थी। मैं तो सरकारी अधिकारी रहा था, एक बार का सांसद था, लेकिन 90 हलकों में यात्रा निकाली है, और हर हलके में जो लोकल अरेंजमेंट है और खर्चा है वो लोकल साथियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपने नहीं किया ना, हमारा सिर्फ वो जो 2-4 जो गाड़ियां हमारे साथ होती थी और जो प्रचार की सामग्री है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, रहने का, खाने का, इतनी वो जो पूरी टीम चलती थी वो सारा लोकली। तो वो चीज़ जब हो रही है तो ऑब्वियसली आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर जुड़ रहे हैं, अब यात्रा अभी खत्म ही हुई है, तो आगे हो सकता है वो निमंत्रण भी आ जाए जिनकी आप बात कर रहे हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रोस्पेक्ट, एक खाचा हमने खींचने की कोशिश की, शैली आपकी वही रही, किसी पे कुछ तीखा बोला नहीं, सवाल कोई आपने हमसे पूछा नहीं कि भाई क्या तैयारियां नहीं है। तो अभी एक रिक्वेस्ट है बस। हाँ जी बताएं। 7 महीने में मैं एक चीज़ लोगों को, नेताओं को और पत्रकारों को नहीं समझा पाया कि हमारी यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा था, सद्भावना यात्रा नहीं था। ये मैसेज क्लियर नहीं दे पाए, क्लियर ज्यादा बात नहीं हुआ उस पे। नहीं, क्योंकि सद्भावना शब्द है जो इस्तेमाल होता है, सद्भाव आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता। सद्भावना से सद्भाव बनता है, वो ठीक है। चलो भाई, सद्भाव यात्रा पूरी करके आए हैं। मैं करेक्शन कर देता हूं, जितनी बार भी गलत लिया हो उस चीज के लिए। विजेंद्र सिंह साहब, आप आए हमारे इस शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आगे कुछ और किस तरह के बड़े कार्यक्रम आपके रहते हैं, और खबरों को लेकर फिर आपको मौका देते हैं। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो लगातार नेताजी हाजिर में ऐसे ही बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। राजनीति पर भी चर्चा होगी, और कलाकार से लेकर तमाम जो ऐसे हरियाणा में योगदान खासतौर से देते हैं, दिल्ली एनसीआर में देते हैं, उनको हाजिर हैं करने की सीरीज ये इसीलिए है कि ताकि आपके सवाल भी आ पाए और खुल के पूरा जवाब भी मिल पाए। आप लगातार देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।